तो वैदिक व्याख्या पद्धति में हमें वो ही पढ़ना है कि जो वेद की व्याख्या पद्धति, वेदों की जो व्याख्या की गई है उस पद्धति को, जो व्याख्या की गई है उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। किसी ने भारतीय व्याख्या पद्धति के आधार पर किया है, किसी ने पाश्चात्य व्याख्या पद्धति के आधार पर किया है, और तो उसको ही हमें पढ़ना है। और भारतीय व्याख्या पद्धति के भी प्रकार हैं और उसी प्रकार पाश्चात्य व्याख्या पद्धति के भी प्रकार हैं। तो ये सारी चीजें देखनी है। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2019 में एक प्रश्न आया था कि जो सायण है उन्होंने किसके आधार पर मतलब वेदों की व्याख्या की थी। तो उनका ये उत्तर ऑप्शन में था याज्ञिक, तो ये याज्ञिक भी लगाना था। उसके अलावा एक प्रश्न शायद परंपरावादी या भाषा शास्त्री, कुछ यहाँ से भी प्रश्न उठे हैं। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। और इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, याज्ञिक पद्धति के अंदर कौन कौन आते हैं, वो सारी चीजें हमें आगे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो है कि वेद की व्याख्या पद्धति को विभाजित किया जाता है दो भागों में। मतलब वेदों की व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को दो आधार पर विभाजित किया गया है। वो दो आधार है। वो पहला है भारतीय व्याख्या पद्धति और दूसरा है पाश्चात्य व्याख्या पद्धति। ठीक है, भारतीय व्याख्या पद्धति और पाश्चात्य, मतलब भारतीय यानी कि हमारी भारतीय परंपरा के आधार पर, पाश्चात्य यानी जो पश्चिम की जो पद्धति है, उस पश्चिमी पद्धति के आधार पर वेदों की व्याख्या की गई है। भारतीय व्याख्या पद्धति, जो ये भारतीय व्याख्या पद्धति है, तो भारतीय व्याख्या पद्धति को भी दो भागों में बांटा है। एक है प्राचीन और एक है अर्वाचीन। ठीक है, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। और फिर इस प्राचीन के भी दो भाग हैं। मैं इसकी टेबल तुम्हें 2-4 दिन में बना के दूंगी। मैंने कल वाली भी बताया है, कल स्वर वाली भी आपको बना के भेजूंगी और ये वाली भी बना के भेजूंगी। थोड़ा वो मतलब वो करके, जैसे हमने कर दिया भारतीय व्याख्या पद्धति, और भारतीय व्याख्या पद्धति यहाँ पे लिख दिया, उसके दो भाग कर दिए हमने ऐसे। यहाँ पे लिख दिया प्राचीन और यहाँ पे लिख दिया अर्वाचीन। फिर प्राचीन के नीचे से हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे हमने दो भाग लिख लिए, वैज्ञानिक और यहाँ पे लिख दिया याज्ञिक। ठीक है, और यहाँ पे अर्वाचीन, अर्वाचीन के 4 भेद हैं। तो यहाँ पे 1 करके, 2 करके, 3 करके, 4 करके यहाँ पे लिखना है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि भारतीय जो व्याख्या पद्धति है ये वाली, वो उसके दो भाग है, प्राचीन, अर्वाचीन। फिर जो भारतीय व्याख्या पद्धति के अंदर जो प्राचीन पद्धति है, उस प्राचीन के भी दो भाग है, वैज्ञानिक और याज्ञिक। फिर जो अर्वाचीन है, अर्वाचीन के कितने भेद हैं? 4 भेद है। 4 में पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है परंपरावादी, तीसरा है आध्यात्मिक और चौथा है पाश्चात्य मत समर्थक। ठीक है, पाश्चात्यों के जो मत है उनके आधार पर वेद की व्याख्या की गई है। फिर जो ये पाश्चात्य व्याख्या पद्धति है, तो पाश्चात्य व्याख्या पद्धति के 3 भाग है। 3 भाग में पहला आता है परंपरावादी, दूसरा आता है भाषा शास्त्रीय और तीसरा आता है समन्वयवादी। समझ में आ रहा है सभी के? आपको इसकी मैं टेबल बना के दूंगी, अभी आप लोग ऐसे ही समझ लो। ठीक है, इसमें 2 चीजें आ रही हैं। वेदों की व्याख्या पद्धति 2 आधार पर हुई है, पहला है भारतीय व्याख्या पद्धति और दूसरा है पाश्चात्य व्याख्या पद्धति। फिर भारतीय के अंतर्गत आती है प्राचीन और अर्वाचीन। फिर प्राचीन के अंदर भी वैज्ञानिक और याज्ञिक, अर्वाचीन के अंदर वैज्ञानिक, परंपरावादी, आध्यात्मिक और पाश्चात्य मत समर्थक। फिर उसके बाद जो पाश्चात्य, दूसरे नंबर की पाश्चात्य व्याख्या पद्धति थी, तो उसके 3 भाग हैं। उसमें एक परंपरावादी आता है, भाषा शास्त्री आता है और समन्वयवादी। ठीक है,
उसके आप देख लिए प्राचीन भारतीय पद्धति। अब इसमें एक यास्क आते हैं, प्राचीन भाषा पद्धति में कौन आते हैं, यास्क, जो हमने किसके अंदर पढ़ा था, ये था, ये प्राचीन। तो ये प्राचीन के अगर आ जाए कि जो यास्क थे उन्होंने वेद की व्याख्या किस आधार पर की है, तो उन्होंने प्राचीन पद्धति के आधार पर की है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो यास्क जो है 800 ईसा पूर्व के हैं और ये वैज्ञानिक व्याख्याकार भी माने जाते हैं। तो यास्क व्याख्याकार है, वैज्ञानिक। और कौन से वैज्ञानिक, प्राचीन व्याख्या पद्धति के जो अंदर जो वैज्ञानिक है, ठीक है, इस वैज्ञानिक के अंतर्गत कौन आते हैं, यास्क आते हैं। ये आपको याद रखना है। यास्क ये वैज्ञानिक के अंतर्गत। अब यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जाएगा, प्राचीन वाचीन कुछ नहीं पूछा जाएगा। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आ जाएगा कि यास्क कैसे व्याख्याकार है, या तो वहां पे वैज्ञानिक लिखा होगा या वहां पे प्राचीन लिखा होगा। तो आपको वैज्ञानिक लिखा होगा तो भी याद रखना है यास्क को, और प्राचीन के अंतर्गत भी यास्क को ही याद रखना है। और अब यहाँ पे यास्क के बारे में पूरा दे दिया कि यास्क का समय 800 ईसा पूर्व है। यास्क के ग्रंथ का नाम निरुक्त है। निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं, सभी को पता है। परिशिष्ट को छोड़ के 12 अध्याय हैं और परिशिष्ट को जोड़ के 14 अध्याय है। वेदों के प्रथम वैज्ञानिक जो व्याख्याकार हैं वो यास्क हैं। आ रहा है समझ में? जी मैम। जी मैम। फिर दूसरे नंबर के सायण, यहां से प्रश्न आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से सायण के बारे में पूछा है, तो यास्क के बारे में भी पूछा जाएगा। अन्य जो अरविंद स्वामी दयानंद है उन सभी के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये पीडीएफ अच्छे से याद रखनी है और इसके टेबल बना के भी मैं आपको भेजूंगी। ये सायण जो है वो 14वीं शताब्दी के याज्ञिक व्याख्याकार है। याज्ञिक पद्धति के आधार पर ही इन्होंने वेदों की व्याख्या की है। अब देख लो, सायण भाष्यकार है, याज्ञिक। सायण का जो समय है वो 1315 से 1387 ईस्वी तक है। सायण कहाँ के निवासी थे, तो सायण निवासी थे विजयनगर राज्य के, जो कि शायद कर्नाटक में है। और सभी जानते हैं विजयनगर, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो विजयनगर की स्थापना 1236 है। 1336 में किसने की थी, हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने की थी। वेद भाष्यकारों में सर्वोपरि स्थान, मतलब सबसे ऊपर जो स्थान आता है वो सायण का आता है, सभी जानते हैं। चारों वेदों का इन्होंने भाष्य लिखा है, तो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो सायण जी का ही नाम आता है। वैदिक साहित्य में उपलब्ध प्रायः सभी ग्रंथों पर जो भाष्य लिखा है वो सायण ने लिखा है। सायण ने सबसे पहले किस पर भाष्य लिखा है, तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर लिखा है। ये सारे पूछे जाते हैं, ये आप सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है, पूरे याद रखने हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर उन्होंने भाष्य लिखा है। और चारों वेदों पर भाष्य जो लिखा है सायण ने लिखा है। और वेद भाष्यकारों में सबसे पहला जो स्थान आता है वो सायण का आता है। और ये निवासी थे विजयनगर के, इनका समय ये है। और ये भाष्यकार याज्ञिक पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। आ रहे हैं ना समझ में? अभी और है इनके बारे में। विजयनगर राज्य स्थित था कहाँ पे, तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर जो उनका राज्य था वो स्थित था। सायण के पिता मायण, उनका नाम मायण था, और सायण की माता जी का नाम श्रीमती था। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अपनी मम्मी के आगे आप लोग श्रीमती लगाते हैं, तो आप सायण की मम्मी का नाम ही श्रीमती था, और या उनको श्रीमयी भी बोलते थे। सायण के 3 पुत्र थे और सायण के गुरु भी 3 थे, विद्यातीर्थ, भारती तीर्थ, श्रीकंठ। और सायण का जो गोत्र था वो भारद्वाज, और सायण गुरु को मानते थे
परमात्मा स्वरूप। ठीक है, ये गलत छपा है, तो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के समान। ठीक है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर सायण जी के बारे में आपको पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि चारों वेदों पर भाष्य लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण जाने माने हैं, तो आप इनके बारे में इतना याद रख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी और है इनके बारे में। सायण मंत्री थे राजा हरिहर, जो मैंने नाम लिया, राजा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य का नाम है वेदार्थ प्रकाश। वेदार्थ प्रकाश किसकी रचना है पूछा जाता है, तो सायण जी की रचना है। वेदार्थ प्रकाश को समर्पित किया था, तो किसको समर्पित किया था? अपने गुरु विद्यातीर्थ को। कह रहे ऋग्वेद पर जो उन्होंने भाष्य लिखा था, वो भाष्य किस नाम से जाना जाता है? वेदार्थ प्रकाश। ठीक है, कभी ऐसे पूछा जाता है ऋग्वेद पर कौन सा भाष्य लिखा है सायणाचार्य ने, तो वेदार्थ प्रकाश। या ऐसे पूछा जाएगा कि वेदार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये सायण जी की है, और कभी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिए स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पे 2-3 और लोगों का नाम लिख दिया, यहाँ पे वेदार्थ प्रकाश लिख दिया, यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया, यहाँ पे कुछ और प्रकाश लिख दिया, यहाँ पे कुछ और प्रकाश। तो आपको वहां पे सिर्फ वेदार्थ प्रकाश लगाना है। सायण जी की वो है भाष्य, सायण जी का भाष्य। अगर सत्यार्थ प्रकाश आता है तो दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ है। ठीक है, और कृष्णायण के अग्रज मतलब बड़े भैया, उनके बड़े भैया थे माधवाचार्य, मिसप्रिंट भी हुआ है माधवाचार्य। और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य किसने लिखा, तो वो भी सायण जी ने ही लिखा था। ठीक है, इसमें माधवाचार्य ऐसे। फिर ऋग्वेदीय भाष्यकार। अब वैसे भी बता रहे हैं कि ये स्कंद स्वामी का नाम, मैंने परसों ही तुमसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, याद है कौन सा प्रश्न पूछा था? प्रश्न क्या पूछा था? किसी ने टेस्ट दिया तो याद है? प्रश्न का ध्यान नहीं है, लेकिन ये ध्यान है स्कंद स्वामी वाला पूछा था करके। ये अब प्रश्न याद नहीं है, उत्तर याद है। सबसे प्राचीन भाष्य किसने लिखा है शायद? सबसे ऋग्वेद के प्राचीन। सबसे प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? हाँ 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 हाँ, ऐसा ही लिख। तो ये सारी चीज, ये एक बार प्रश्न आया भी होगा, अगर सीरियस से हाँ, किसी ने ये नेट वाला का है। एग्जाम दिया होगा तो याद होगा। अब लगा लो स्कंद स्वामी के बारे में आ गया, सायण के बारे में आ गया, तो क्या दयानंद के बारे में नहीं आएगा? उनके आगे किसको पढ़ा था हमने? यास्क के बारे में नहीं आएगा? जरूर आएगा। व्याख्या पद्धति में आएगा। पूछा जाएगा, ये पूछेंगे कि परंपरावादी किसके अंतर्गत आता है, आध्यात्मिक किसके अंतर्गत आता है, तो ये अर्वाचीन भारतीय व्याख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें आपको याद रखने की, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, खाली एक पेज में सब कुछ आ गया। हाँ, यहाँ पे दे, तो ऋग्वेद के उपलब्ध भाष्यकारों में सबसे प्राचीनतम जो भाष्यकार है वो स्कंद स्वामी का है। स्कंद स्वामी निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, तो गुजरात के वल्लभी नगर के। ये आपको याद रखना है, इतना अगर आप हो सके तो याद रख लेना, क्योंकि छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कंद स्वामी के पिता का नाम भर्तृध्रुव था, और स्कंद स्वामी के गुरुजी कौन थे, तो उनके गुरुजी का नाम हरिस्वामी था। ठीक है, गुरुजी पूछे तो हरिस्वामी, पिताजी पूछे तो भर्तृध्रुव, और निवासी कहाँ के थे? गुजरात के वल्लभी नगर के, और ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम भाष्यकार थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है, और ये 7वीं शताब्दी के थे। ठीक है, अब ये ऋग्वेदीय भाष्यकार मतलब किस किसने ऋग्वेद पे भाष्य लिखा है? स्कंद स्वामी ने भाष्य लिखा था निरुक्त पर, हरिस्वामी ने भाष्य लिखा था शतपथ ब्राह्मण पर। अब मैं यहाँ से प्रश्न बनाऊंगी ना, तब अच्छे से याद होगा तुम्हें, लेकिन याद रखना, हरिस्वामी के भाष्य का रचना काल 638, स्कंद स्वामी का भाष्य रचना काल कब माना जाता है, तो 7वीं शताब्दी का प्रथम चरण।
स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद पर मिलता है तो अर्ध भाग मतलब आधा लिखा था उन्होंने, पूरा नहीं लिखा था ऋग्वेद पे। ठीक है, ऋग्वेद पे कितना, चतुर्थ अष्टक पर ही उन्होंने अपना भाष्य लिखा था। अष्टक सभी जानते हैं, कितने अष्टक हैं? ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? अष्टक 8 होंगे। कोअपि जानाति वा? आवाज आ रही कितने है? हैं? क्या बोला आपने? हेलो, आ रही है उमा दी, आ रही है आपकी आवाज, पर आपने क्या बोला सुनाई नहीं दिया। दीपा दी आपको नहीं आ रहा है या काम में बिजी हो? पूजा पूजा दी की तो आज खैर तबीयत ही खराब है। नहीं मैम, ठीक हूँ आज। अच्छा ठीक हो आप? तो कितने मैम अष्टक है क्या ऋग्वेद पूछा में? था? मैम 85 या 86 कुछ। काम करने में लगी हो ना, खाना भी बन रहा है मतलब। 8 अष्टक है, उन्होंने उमादी ने बोला है, पर उमादी फिर गायब हुई, उनके यहाँ आवाज नहीं जा रही है शायद। तो 8 पूरे हुए 8 अष्टक है, और 8 अष्टक में अर्ध भाग करे तो चतुर्थ अष्टक तक ही उन्होंने अपना भाष्य लिखा था। ठीक है, और शेष भाग की पूर्ति किसने की? तो नारायण तथा उद्गीत ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो नारायण तथा उद्गीत ने क्या लिखा है? तो इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। आधा काम स्कंद स्वामी ने किया चतुर्थ अष्टक तक, और फिर पूरा काम जो किया वो नारायण तथा उद्गीत ने किया। ठीक है, उसके बाद स्कंद स्वामी का भाष्य है। अध्याय क्रम के अनुसार स्कंद स्वामी ने मंत्रों को माना है 5 प्रकार का। नारायण का भाष्य था ऋग्वेद के षष्ठ एवं सप्तम अष्टक पर, और ऋग्वेद के षष्ठ एवं अष्टक पर वही भाष्य, और सप्तम षष्ठ एवं सप्तम अष्टक पर ऋग्वेद के षष्ठ एवं सप्तम अष्टक पर भाष्य था, और अष्टम अष्टक तक उद्गीत ने लिखा था। ठीक है, आपको मैं सरल भाषा में बता दूं, स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद के 4 अष्टक तक अपना भाष्य लिखा था, यानी कि आधा काम किया था उन्होंने। उसके बाद उनका पूरा काम किया नारायण तथा उद्गीत ने। तो नारायण जो थे, नारायण ने छठे एवं 7वें अष्टक पर अपना काम किया, और जो उद्गीत थे उन्होंने लास्ट जो 8वां अष्टक था उस पे काम किया। ठीक है, समझ में आया सभी को? जी आ रहा है। अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ अभी आ रही, उस टाइम पे भी आ रही थी, पर फिर तुम गायब हो गई। मुझे पता था आपने 8 बोला, मैंने कहा और उससे भी पूछ लेती हूँ। उसके बाद माधव जी का नाम देख लेते, माधव भट्ट। तो माधव भट्ट ने क्या किया था? ऋग्वेद पर इन्होंने संक्षिप्त भाष्य लिखा था। माधव भट्ट ने, ऐसा पूछेगा नहीं पर पूछेगा माधव भट्ट किस वेद के भाष्यकार है? तो माधव भट्ट ऋग्वेद के भाष्यकार है। माधव भट्ट किसके पुत्र थे? तो माधव भट्ट वेंकट के पुत्र थे। माधव भट्ट का भाष्य है सायण से पहले का। ठीक है, कभी उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, क्रम के हिसाब से लगाने के लिए आ गया। पहले आ गया स्कंद जी का नाम आ गया, यानी कि स्कंद स्वामी। उसके बाद आ गया सायण का, और उसके बाद आ गया माधव का, और उसके बाद आ गया नारायण। बेचारे तो यहाँ रह जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं नारायण जी को। फिर आ गया नारायण। तो आप इसका सही कैसे लगाएंगे, बता सकता है कोई? भाष्य का क्रम? हाँ, भाष्यकारों का क्रम।
हाँ, पहले पहले लिखा है तो स्कंद। स्कंद स्वामी। हाँ हाँ। फिर आप बोल रहे हो माधव ने पहले लिखा था, तो माधव आएगा उसके बाद, माधवाचार्य। हम्म। फिर सायण नारायण शायद। नए, सबसे नए नए है सायण जी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जिस ऑप्शन पे सायण जी लास्ट में आएंगे तो वहां पे सायण जी पे लगा देना। ठीक है, ठीक। ठीक है। सायण जी कोई कहता है पुराने, मतलब कोई ऐसे ना सैंड सैंड कहते हैं सब, तो लगता है कि सायण जी ही पुराने हैं। सायण जी नए हैं, लेकिन उन्होंने याज्ञिक पद्धति से किया है, और क्या बोलते हैं, चारों वेदों पे भाष्य लिखा है, इसलिए प्रसिद्ध है। हाँ, चारों वेदों पर लिखा है ना, तब लगता है कि पुराने हैं करके। हाँ, तो इन्होंने माधव भट्ट का भाष्य सायण से पहले का है। अब तो इसका मतलब सायण इनसे नए हैं। माधव भट्ट के भाष्य का नाम क्या है? वेंकट माधवीय भाष्य। याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद पर इन्होंने वेंकट माधवीय भाष्य लिखा है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं ठीक आनी है, चाहिए, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं ये, सिर्फ याद ही रखने हैं। ठीक है। ऋग्वेद ठीक में है, ठीक। कौन कौन पढ़े? ऋग्वेद में कौन कौन पढ़े, एक बार और याद रिवीजन कर लेते हैं। यास्क पढ़े, जो कि वैज्ञानिक भाष्यकार है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पढ़े सायण, जो कि याज्ञिक भाष्यकार है। और उसके बाद किसको पढ़ा? स्कंद स्वामी को। स्कंद स्वामी ये भी ऋग्वेद के भाष्यकार है। और उसके बाद माधव माधव भट्ट भी ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। अब मैं कभी ऑप्शन में ये रखूं और एक कोई नया रख दिया, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि स्कंद स्वामी, नारायण तथा उद्गीत, और यास्क, और सायण, और माधव जी, ये सारे ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। ठीक है, भूलना नहीं है अब। ठीक है, एक बार इनका क्रम, ये चार पांच बताए ना, इनका क्रम में पहले स्कंद स्वामी आएंगे, उसके बाद फिर सबसे ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार किसको? स्कंद स्वामी को माना है ना। हाँ, स्कंद स्वामी। अगर इनका हाँ, हम ये पांचों का मैम आपने क्रम, क्वेश्चन दिया था ना। हाँ, मैंने इतना लिखा था कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम भाष्यकार कौन है। अब देखो यास का आएगा तो ना, यास का अगर बाय द वे यास का आता है, तो यास के इन सबसे पुराने हैं। अब यास का समय क्या है, क्या पढ़ा था हमने? 800 ईसा पूर्व के हैं। तो अगर बाय द वे यास्क वहां पे आता है, तो यास्क लगाना ही पड़ेगा हमें सबसे प्रथम। ठीक है। अच्छा, स्कंद स्वामी से भी पहले ना। हाँ, अगर यास्क नहीं आते हैं, तो तब हमें स्कंद स्कंद स्वामी से स्वामी, ही शुरू करना है। ठीक है, ठीक है, पहले स्कंद स्वामी, फिर नारायण तथा उद्गीत, उसके बाद फिर माधव, फिर उसके बाद सायण। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ओके। उसके बाद यजुर्वेदीय क्योंकि आजकल भाष्यकार कर्म भी ज्यादा आ रहे हैं ना, कर्म लगाने बहुत ज्यादा आ रहे हैं तभी आजकल। मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ ना कि हमें ऐसे पढ़ना है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। अब इसमें भी अगर देखना, तो इसमें हमें ये समय देखना पड़ेगा, कौन सबसे पहले, कौन से सबसे। अब यजुर्वेदीय भाष्यकार में पहले भट्ट भास्कर, भट्ट भास्कर जी को देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि भट्ट भास्कर ने किस पर भाष्य लिखा है। तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भट्ट भास्कर ने भाष्य लिखा है। उसका नाम क्या है? तो ज्ञान यज्ञ है। ठीक है। और भट्ट भास्कर का समय 11वीं शताब्दी है। ठीक है। और उब्बट का समय है 11वीं शताब्दी का मध्य। इसका मतलब ये पुराने हुए भट्ट जी, ये बीच के हुए, ये 11वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। तो 11वीं शताब्दी पहले यही तो आएंगे ना, 11वीं शताब्दी का प्रारंभ है, ये मध्य। तो सबसे पहले भट्ट भास्कर, फिर उब्बट। तो उब्बट जी ने क्या किया है, तो उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर अपना भाष्य, माध्यन्दिन शाखा पर अपना भाष्य लिखा है।
तो उब्बट ने, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि उब्बट ने किस पर भाष्य लिखा है, तो उब्बट ने माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य लिखा है, और भट्ट भास्कर ने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा है। और भट्ट भास्कर के भाष्य का नाम क्या है, तो ज्ञान यज्ञ है। और उब्बट उब्बट के भाष्य का नाम क्या है, ऋक् प्रातिशाख्य। नहीं, उब्बट ने अपना भाष्य लिखा है ऋक् प्रातिशाख्य पर, जो कि किसकी है, ऋक् प्रातिशाख्य किसकी है, सौनक की। सौनक। सौनक की जो ऋक् प्रातिशाख्य है उस पर उब्बट ने भाष्य लिखा है, और भाष्य का नाम क्या है, ऋक् सर्वानुक्रमणी। आगे समझ में? आप जब नोट्स बनाओगे तो ना उसके नीचे ही ऐसे लिख देना है आपको। तो आपको एक बार और बता देती हूँ, ये सारे यजुर्वेद के हैं। भट्ट भास्कर कृष्ण यजुर्वेद के हैं, और उब्बट जी शुक्ल यजुर्वेद पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उब्बट जी ने शुक्ल यजुर्वेद पर भी भाष्य लिखा है, सॉरी, शुक्ल यजुर्वेद पे भी भाष्य लिखा है, और ऋक् प्रातिशाख्य जो है ऋक् किसका है, प्रातिशाख्य। ऋग्वेद का है ना ये तो। अगर ऐसा पूछ हाँ लिया हाँ जाए, ऋग्वेद। हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैं तुम्हें भी कर रही हूँ, मैं खुद भी हो जा रही हूँ। एक बार ये देखना है, इसका है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भट्ट भास्कर ने अपना भाष्य लिखा है ज्ञान यज्ञ। यहां तक तो समझ में आ गया है ना। भट्ट भास्कर जो है हाँ इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर लिखा है, और इनका समय अगर पूछ लिया जाए तो 11वीं शताब्दी। ठीक है। और उब्बट ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य लिखा है। अब यहाँ पे इनके भाष्य का नाम आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे अगर आता तो खुद लिखा होता है यहाँ पे, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा कि उब्बट ने किस पर भाष्य लिखा है, और ऑप्शन में तैत्तिरीय संहिता आ जाएगा, काण्व संहिता आ जाएगा, माध्यन्दिन संहिता, तो हमें वहां पे माध्यन्दिन संहिता लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। भट्ट भास्कर कृष्ण यजुर्वेद के हाँ हैं, और उब्बट शुक्ल यजुर्वेद के हैं। और ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उब्बट ने ऋक् प्रातिशाख्य पर भी अपना भाष्य लिखा है। मतलब उन्होंने माध्यन्दिन संहिता के साथ साथ किस पर लिखा है, ऋक् प्रातिशाख्य पर भाष्य लिखा है, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध है, नहीं, ऋक् प्रातिशाख्य पर भी लिखा है, यजुर्वेद प्रातिशाख्य पर भी लिखा है, ईशावास्योपनिषद पर भी लिखा है, और ऋक् सर्वानुक्रमणी। ऋक् सर्वानुक्रमणी किसकी है, कात्यायन की। हाँ, ऋक् सर्वानुक्रमणी कात्यायन की है तो ना। याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, बिना देखे नहीं होगा। ऋक् सर्वानुक्रमणी मतलब इनका कोई भाष्य नहीं दे रखा है, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने माध्यन्दिन संहिता पर भी भाष्य लिखा है, और ऋक् प्रातिशाख्य पर भी लिखा है, यजुर्वेद प्रातिशाख्य पर भी लिखा है, ईशावास्योपनिषद पर भी लिखा है, और ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भी लिखा है। ठीक है, नाम कोई नहीं है, पर इन्होंने ठीक सब में लिखा है। ठीक है। और ज्यादातर इनका वही आता है कि कृष्ण यजुर्वेद पे लिखा है, शुक्ल यजुर्वेद पे। तो ये जो ईशावास्योपनिषद है ये भी उसी पे है ना, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऋक् सर्वानुक्रमणी, ऋक् कात्यायन, कात्यायन ने लिखा है। ठीक है, ठीक है। ये भी याद रख लो, क्या पता कभी पूछ लिया जाए। इतना तो सभी को पता चल गया ना कि उब्बट ने क्या क्या लिखा है। उब्बट ने माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर भी लिखा है, ऋक् प्रातिशाख्य जो कि सौनक की है, यजुर्वेद प्रातिशाख्य भी, और ईशावास्योपनिषद पर भी, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भी। ठीक है, इतना याद रखना। अब उसके बाद महीधर जी का नाम आता है।
कितने कितने लोगों का नाम पढ़ लिया? भट्टभास्कर जी का नाम पढ़ लिया, उब्बट जी का नाम पढ़ लिया, उब्बट जी के बाद आते हैं महीधर। इनका समय है 16वीं शताब्दी। देखो पहले आएंगे भट्टभास्कर, ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब प्रारंभ के समय के। तो भट्टभास्कर पहले आ जाएंगे, उब्बट जी दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, और इनके बाद आ जाएंगे कौन से? महीधर भैया, महीधर भैया जी आ जाएंगे, तो जो कि 16वीं शताब्दी के हैं। और इन्होंने किस पे लिखा है? शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर इन्होंने भी भाष्य लिखा है, महीधर ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। और महीधर निवासी थे काशी के, महीधर ब्राह्मण थे, नगर कुछ नहीं, हिंदू नरेश लक्ष्मण सेन के सभाभद्र थे हलायुध। अब ये हलायुध जी का नाम आ गया। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की कांड संहिता पर थाल थाल ने लिखा था, हलायुध हतायुध की बात, ये पता नहीं क्या है। शुक्ल यजुर्वेद की कांड संहिता पर हलायुध ने भाष्य लिखा था। ठीक है, शॉर्ट शब्द लिखना, शुक्ल यजुर्वेद की कांड संहिता पर हलायुध ने भाष्य लिखा था, और भाष्य का नाम था ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है, अभी भूल गए, अभी ये भट्टभास्कर के बाद इनका नाम आएगा हलायुध का। इसके मैं जब ना प्रश्न बनाऊंगी तब आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक आगे हो जा रहा है, एक पीछे हो जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा वो हो जा रहा है। ठीक है, ठीक। तो मतलब महीधर जी थे, महीधर जी ने भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य लिखा था। उब्बट जी ने भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य लिखा था। लेकिन जो हलायुध थे, हलायुध ने कांड संहिता पर अपना भाष्य लिखा था, और वो भाष्य किस नाम से जाना गया? तो वो ब्राह्मण सर्वस्व। दो चीजें देखो यहाँ पे याद रखनी है, एक महीधर के भाष्य का नाम आया है ब्राह्मण सर्वस्व, और एक भट्टभास्कर के भाष्य का नाम आया है ज्ञान यज्ञ, और एक वेदार्थ प्रकाश करके सायण के भाष्य का नाम आया है। तो 3-4 लोगों के भाष्य, ये इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये ऐसा कुछ याद नहीं रखना कि लक्ष्मण सेन के धर्माधिकारी थे हलायुध। हलायुध का समय याद रख लेना, क्योंकि ये समय याद रखोगे तो आपको अगर कभी क्रम पूछ लिया जाए तो वहां पे आपको थोड़ा सा सरलता होगी। ठीक है, ये थाल्य माल्य कुछ याद नहीं रखना है। शुक्ल यजुर्वेद की कांड संहिता पर हलायुध ने अपना भाष्य लिखा था, और भाष्य का नाम था ब्राह्मण सर्वस्व, और इनका समय था 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और है ना समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? हाँ हाँ, आ रहा है। अब उसके बाद है सामवेदीय भाष्यकार, और यहाँ पे आप 3-4 भाष्यकारों के नाम भी पढ़ लिए, अब उसको रिवीजन करेंगे। अभी तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सामवेदी भाष्यकार, ये माधव, वहां पे हमने माधव भट्ट पढ़ा था, यहाँ पे माधव पढ़ रहे हैं। तो सामवेद पर प्रथम भाष्य किसका मिलता है? तो माधव जी का मिलता है प्रथम भाष्य। और माधव के सामवेदीय भाष्य का नाम क्या था? तो विवरण। ठीक है, माधव के भाष्य का नाम विवरण था, और माधव ने सामवेद पर भाष्य लिखा था, और पहला भाष्य जो मिलता है वो माधव का ही मिलता है। 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, तो आपको याद रखना है। और फिर सामवेद की कौथुमीय शाखा पर किसने भाष्य लिखा था? तो सामवेद की कौथुमीय भाषा पर गुण विष्णु ने भाष्य लिखा था, जिसका नाम गुण विष्णु ने लिखा था, जिसका नाम था छांदोग्य मंत्र भाष्य। ठीक है, कौथुमीय शाखा पर भाष्य गुण विष्णु ने लिखा था, जिसका नाम क्या था? छांदोग्य मंत्र। और सामवेद पर सायण जी का भी भाष्य मिलता है। सामवेद पर भी नहीं, इनका सब पर मिलता है, क्योंकि इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। ठीक है, सामवेद पर प्रथम भाष्य किसका मिलता है? तो माधव का। नाम क्या है? विवरण। और सामवेद की कौथुमीय शाखा पर किसका भाष्य मिलता है? तो गुण विष्णु का, और उसका नाम क्या है? तो छांदोग्य मंत्र। और सामवेद पर और किसका मिलता है? तो सायण का मिलता है। इतना ही है। और एक छोटा सा नोट्स पड़ा है, जब रिवीजन करेंगे तो कुछ उसमें भी मिल जाएंगी हमें चीजें।
फिर अथर्वेदीय भाष्यकार, तो अथर्वेद की सौनक शाखा पर एकमात्र भाष्य मिलता है, वो सायण ने ही किया है, और इसके अलावा कोई भी अथर्वेद के भाष्यकार नहीं मिलते हैं। और सायण ने भी किस पर किया है? सौनक शाखा पर। ठीक है, सबको ठीक है। कोई संशय तो नहीं रहा यहाँ तक? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। अभी है, अभी तो बहुत है ये, और भी तो देखना है। ये इतने हमने प्राचीन प्राचीन वाले पढ़े थे सारे। ठीक है, ये प्राचीन वाले हैं। अब हम अर्वाचीन पढ़ेंगे। अब भारतीय अर्वाचीन व्याख्या पद्धति में देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है। और वहां हमने किसको पढ़ा था? प्राचीन में, भारतीय प्राचीन व्याख्या पद्धति में यास्क को क्या पढ़ा था? जो कैसे थे वो? वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति वाले थे ना? हाँ, जी वैज्ञानिक। मैम। आप लोगों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपने पहले पढ़ा था ये ऐसे। ना ना ना, ये फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं हम बैग की तब आप पद्धतियाँ। तब मैम आपको ये नहीं संशय, पढ़ा था। मैं आपको ना एक टेबल बना के दे दूंगी, मैं लिख के कल घर जा रही हूँ तो जी दो मैम। चार दिन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक ऐसे ठीक मैं है, ठीक है। उसका मतलब एक पहली पेज बार ही में पढ़ सारा रही आ हूँ, जाए। इस टाइप का नहीं पढ़ा। हाँ, हाँ ये ये फर्स्ट बार ही पढ़ रहे हैं हम। हाँ तो ऐसे ही मैं बना दूंगी, लेकिन आपको पीडीएफ पूरी पढ़नी है, एक बार दो बार पढ़नी है, लेकिन मैं शॉर्ट के लिए आपको के लिए बना दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति के आधार पर लिखा है, लेकिन वो वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति कैसी है? अर्वाचीन, नवीन वाली। स्वामी दयानंद सरस्वती आज मतलब आजकल के ही है ना? हाँ हाँ हाँ। आर्य समाज की जी। स्थापना की उन्होंने। हाँ तो हाँ हाँ। वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति वाले हैं। तो आर्य, देखो नीचे लिखा भी है कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और आपको मात्राओं की गलती मिलेगी, मिसप्रिंट हुआ है तो इसको ध्यान में मत रखना, क्योंकि आपको यहाँ से ये सागर है, यहाँ से हीरे मोती लेने, ये वो नहीं लेने हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो इसलिए वो गलतियां हो जाती हैं मिसप्रिंट लिखने में, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है आपको। जो जो चाहिए वो चीज देखनी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति है, नवीन व्याख्या पद्धति, ऐसे याद रखना है। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और ये सारे अरुण गुरुजी है ना, तो उनके ही सारे नोट्स हैं। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने ठीक है, ठीक। सर्वप्रथम भाष्य लिखा था तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन संहिता पर। किस पर लिखा था दयानंद सरस्वती ने? तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन संहिता पर सबसे पहले लिखा था। प्रथम बार जब उन्होंने भाष्य लिखना प्रारंभ किया तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन संहिता पर ही लिखा। ऋग्वेद पर दयानंद सरस्वती ने भाष्य लिखा था, तो किस पे? ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र तक। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के दूसरे मंडल तक ही उन्होंने अपना भाष्य लिखा था। पहले मंडल से लेके 7वें मंडल के का जो दूसरा सूक्त था उसके दूसरे मंत्र तक ही दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। और वेदों की व्याख्या में दयानंद सरस्वती ने सबसे प्रमाणित माना है। तो यास्क को, यास्क भी वैज्ञानिक थे, दयानंद भी वैज्ञानिक थे, इससे पता चलता है कि उन्होंने यास्क को ही सबसे प्रमाणित माना। आ रहा है ना समझ में? हाँ हाँ हाँ। एकेश्वरवाद का समर्थन किया है तो दयानंद सरस्वती ने। मंत्र भाग को ही वेद कहा है तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद ने वेद में मुख्य विषय कितने माने हैं? तो 4 माने हैं। वो 4 विषय क्या है? ज्ञान है, विज्ञान है, कर्म है और उपासना है। और सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि अब रचनाएं पूछने लगे हैं
तो ऐसा पूछा जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो दयानंद सरस्वती है, और दयानंद का समय जो है 1824 से 1883 तक है। शायद इन्होंने 1875 के आसपास में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। मैम एक चीज पूछ रही थी, हाँ हाँ बताइए। अभी सत्यार्थ प्रकाश ऐसे ऋग्वेद पर शायद नहीं, वो भी था क्या ऐसा कुछ? दीदी दीदी मैंने बोला वेदार्थ प्रकाश, मैंने कहा सत्यार्थ, वो ऑप्शन अच्छा, में देंगे अरे हाँ, वेदार्थ प्रकाश, कंफ्यूज सत्यार्थ कंफ्यूज। प्रकाश और प्रकाश कुछ और प्रकाश। ठीक है। हाँ, मैं खुद ही तभी तो मैं भी कंफ्यूज हो गई, हाँ मैंने और कहा कि पहली बार ही पढ़ गए ना। हाँ ऊपर से लिख दिया वेदार्थ प्रकाश, फिर लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश, फिर कुछ प्रकाश, फिर कुछ प्रकाश, 4 ऑप्शन दे दिए। अच्छा, और यहाँ वो से वेदार्थ हाँ प्रकाश है ना? वेदार्थ ठीक है, ठीक। वेदार्थ प्रकाश जो है वो किसका है, वो सायण का है, ऋग्वेद पर लिखा है। लेकिन सत्य प्रकाश के ठीक, रचनाकार, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती है। ठीक है, एक दो ओके, बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और ठीक है, ठीक। दयानंद का जो समय है वो 1824 से 83 तक का है। उसके बाद अरविंद, अरविंद का भी आपने नाम सुना होगा, अरविंद घोष, तो उनके बारे में पढ़ना। और अरविंद घोष, आपने आध्यात्मिक विधि पढ़ी थी ना हमने, एक बार और दिखा देती हूँ पीछे जाके। एक बार ये जब आराम से आप लोगों को एक बार पीडीएफ पढ़नी ही है, और आराम से आप लोग पढ़ना, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन होगा ही। देखो यहाँ पे अर्वाचीन वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक पढ़ लिया, कौन है वैज्ञानिक में, दयानंद सरस्वती। अब हम आध्यात्मिक पढ़ रहे हैं, और आध्यात्मिक में कौन है, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष की बारी है। ठीक है, ठीक है। पर रचित पुस्तक है वेद रहस्य ऑन द वेदास। शायद मैंने ये पुस्तक एक बहुत बार पूछी है आपसे, जब भी मैंने टेस्ट ले रखा है ना तो 2-3 बार इसके बारे में पूछा है। ऑन द वेदास ये किसकी पुस्तक है, या वेद रहस्य ऑन द वेदास का ही जो हिंदी रूपांतरण है वो वेद रहस्य है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि वेद रहस्य किसकी पुस्तक है, और कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ऑन द वेदास किसकी है, तो वो अरविंद द्वारा वेदों पर रचित एक पुस्तक है। वर्तमान के मान्य तत्व चिंतकों में मूर्धन्य है तो अरविंद जी हैं। अरविंद का विश्वविख्यात आश्रम कहाँ है, पांडिचेरी। कभी घूमने जाओ तो पांडिचेरी जाओगे तो वहां जरूर उनके आश्रम में जाना। और अरविंद की जो व्याख्या विधि है वो आध्यात्मिक विधि है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछा भी जाएगा। ठीक है, ये 4 लाइन है, 4 लाइन अगर आप याद रखना चाहो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पूछ लिया जाए फिर भी आना चाहिए, ये पूछ लिया जाए आना ही चाहिए, ये पूछ लिया जाए आना चाहिए, चारों लाइनें आपको याद होनी चाहिए। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ बात किसी को नहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं, अब आ गई। सभी के पास आ गई ना? फिर हाँ, हाँ, आ रही। पाश्चात्य व्याख्या पद्धति में देख लीजिए, परंपरावादी। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी, लेकिन मैं भूल गई मैंने कैसे ट्रिक करके याद रखे थे। अगर मेरे पास होगा फिर मैं याद आएगा तो मैं ट्रिक बना के फिर भेजूंगी आपके पास। परंपरावादी कैसे बनाया था यार ठीक है। मैंने, और हंसता मत हो, ट्रिक आपके काम आएंगे ठीक है जब मैं भेजूंगी तो। परंपरावादी व्याख्या में, पाश्चात्य व्याख्या पद्धति में आप परंपरावादी आ गया, तो परंपरा में विल्सन जी आते हैं। ठीक है, विल्सन का समय है 1784 से 1860 ईस्वी तक। परंपरावादी यूरोपीय विद्वानों में जो अग्रणी है वो होरेस विल्सन। अगर पूछ दिया जाए कि विल्सन किस पद्धति के अंतर्गत आते हैं, तो विल्सन जी परंपरावादी व्याख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। लिखा है ना, होरेस विल्सन की व्याख्या पद्धति है परंपरावादी। इन्होंने ऋग्वेद, ये ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार हैं जिन्होंने परंपरावादी के आधार पर
क्या किया था, ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। और ये क्या है, आंग्ल गद्य अनुवाद, इन्होंने वेदों का अंग्रेजी में गद्य अनुवाद किया था। अब गद्य सभी जानते हैं, पद्य सभी जानते हैं, ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। आंग्ल मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी में इन्होंने वेदों का, चारों वेदों का शायद अंग्रेजी में इन्होंने गद्य अनुवाद किया था, ठीक है। गद्य मतलब जानते हैं ना, कहानी टाइप की कथा। हाँ हाँ, शिवराज विजय जैसे। हाँ, सम्यक सम्यक सम्यक। और सायण के प्रबल समर्थक थे होरेस विल्सन। हितोपदेश का इन्होंने हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। ऋग्वेद का यह अनुवाद आश्रित है सायण भाष्य पर। मैक्स मूलर का समय सभी को पता है। मैक्स मूलर था जर्मनी का निवासी, इसका भी पता ही है आपने, ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। यूनिज बर्नू का शिष्य था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर की एक रचना और है, भारत से हम क्या सीखें। ये नई रचना है, इसको याद रख लेना कि भारत से हम क्या सीखें। ये किसकी रचना है, तो ये उनकी है। अभी यहाँ आपको ये सिर्फ याद रखना है, परंपरा विल्सन जो है वो परंपरावादी व्याख्या पद्धति के आधार पर वेदों की व्याख्या करी थी, ठीक है। और सायण भाष्य के साथ संपूर्ण ऋग्वेद का प्रकाशन किया था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जब हमने मैक्स मूलर के बारे में पढ़ा था तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। और प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास क्या था, इसका क्या था, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, उसी का ये संस्कृत हिंदी अनुवाद है। याद था किसी को अभी ये? हाँ हाँ हाँ, तो द क्या आ रहा हिस्ट्री था ऑफ, थोड़ी बहुत। हाँ, तो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर के जो राइटर है वो कौन है, मैक्स मूलर है, ठीक है। प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार जो है वो मैक्स मूलर, मोक्ष मूलर जी है। उसके बाद है भाषा शास्त्रीय व्याख्याकार। हमने पढ़ा था, आपने देखा होगा। तो रॉथ शिष्य थे यूनिज बर्नो के। रॉथ की ये पुस्तक याद रख लेना, रॉथ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति जो है वो संस्कृत महाकोश है। संस्कृत महाकोश को कहा जाता है पीटर्सबर्ग कोश। पाश्चात्य देशों में नया निरुक्त समझा जाता है पीटर्सबर्ग कोश को। ग्रासमान का समय है 1809 से 77। एडाल्फ रॉथ का समय है 1821 में। रॉथ का शिष्य था ग्रासमान। ये याद रखना है। भाषा शास्त्रीय व्याख्या पद्धति में किसका नाम आता है, ग्रासमान का आता है, और रॉथ का आता है, और बर्नूफ का आता है, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, एक बार इसको पढ़ लेना और मैं पूरी टेबल बना के आपको भेज दूंगी। और ध्वनि परिवर्तन का विश्व प्रसिद्ध नियम किसका है, तो ग्रासमान। सबने भाषा विज्ञान पढ़ा है, तो वहां पे 3 ध्वनि नियम है, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर। वर्नर। तो वर्नर तो वैसे ही याद हो जाएगा वर्नर। आपको, ग्रासमान भी वैसे ही याद हो जाएगा भाषा शास्त्री के अंतर्गत। और एक रॉथ है। ऋग्वेद का जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद किया था तो ग्रासमान जी ने। वैदिक कोश का प्रणयन किया था तो वो भी ग्रासमान जी ने ही किया था। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना किसी के? आ रहा है समझ में। फिर समन्वयवादी व्याख्याकार कौन है, तो चेक जाति के प्राच्य विद्याविद लुडविंग। ये इतना कुछ याद नहीं रखना, लुडविंग जी थे, समन्वयवादी के अंतर्गत आते हैं। और ये पाश्चात्य समन्वयवादी व्याख्याकार थे। 6 खंडों में इन्होंने ऋग्वेद का जर्मन में अनुवाद किया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ऋग्वेद का 6 खंडों में जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो लुडविंग ने किया था। और चारों वेदों का अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किसने किया था, तो ग्रिफिथ ने। चारों वेदों का अंग्रेजी में गद्यानुवाद किसने किया था, तो विल्सन ने। पद्य अनुवाद ग्रिफिथ ने। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किसने किया था, तो ग्रिफिथ ने किया था।
काशी के संस्कृत कॉलेज के जो कॉलेज में प्राचार्य थे, तो वो भी एक बार ग्रिफिथ बने थे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है, लुंडविंग समन्वयवादी हैं, ग्रिफिथ समन्वयवादी हैं। ठीक है, ये दोनों समन्वयवादी के अंतर्गत आते हैं। रॉथ, ग्रासमान और एक किसको पढ़ा था हमने वहां, पीट्स बर्नोफ, बर्नोफ, ग्रासमान और रॉथ तो नहीं आएगा शायद, बर्नोफ और ग्रासमान, ये दोनों भाषा शास्त्री के अंतर्गत आते हैं। इसकी पूरी टेबल दी जाएगी आपको। और बौद्ध साहित्य पर वेद तथा सूत्र ग्रंथों में कार्य किया था ओल्डन वर्ग, ये भी आते हैं उसमें। ऋग्वेद का पाठालोचन तथा टिप्पणी नामक ग्रंथ जर्मन में लिखा था ओल्डन वर्ग ने। वेद का धर्म के रचनाकार है, वेद का धर्म के रचनाकार है तो ओल्डन वर्ग। ओल्डन वर्ग का समय है 1854 से 1920। कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी, जो ऋक सर्वानुक्रमणी अभी पढ़ लेते, पर शोध कार्य किया था, शोध कार्य जो किया था वो मैकडॉनल्ड ने किया था। ठीक है, ऋक सर्वानुक्रमणी पर रिसर्च किया था मैकडॉनल्ड ने। और मैकडॉनल्ड का समय 1854 ईस्वी है। मैक्स मूलर द्वारा रचित ग्रंथों पर टिप्पणी सहित अनुवाद किया था तो वो ओल्डन वर्ग। और यहाँ पे अरविंद वेद मंत्रों के अर्थ को मानते हैं दो, यज्ञ भाग में स्थूल अर्थ और अध्यात्म प्रणव में सूक्ष्म अर्थ। हवन कुंड में प्रदीप्त अग्नि है स्थूल अर्थ और हृदय में प्रदीप्त इच्छा शक्ति है सूक्ष्म अर्थ। अब अध्यात्म में जो ये क्या होता है, यज्ञ भाग से बिल्कुल अलग है, यज्ञ से अध्यात्म बहुत ही अलग है। तो ठीक है ना, हवन कुंड में जो प्रदीप्त अग्नि है, जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें जो अग्नि है वो स्थूल अर्थ में है, लेकिन हृदय रूपी हवन कुंड में जो प्रदीप्त इच्छा रूपी अग्नि है